नमस्कार, आवाज़ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सीमा और आज हम बात कर रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम आवाज़ चर्चा में दहेज को लेकर। इसके लिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बिंदु भोसले जी, जो कि महान शक्ति एनजीओ की फाउंडर होने के साथ ही साथ शरद पवार की एनसीपी पार्टी की ऑल इंडिया महिला विंग की जनरल सेक्रेटरी भी हैं। बिंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज़ इंडिया में। नमस्ते। बिंदु जी, आज हम बात कर रहे हैं दहेज पर। ये हर दिन वाली बात है। देश में कहीं न कहीं एक नहीं तो कई महिलाएँ, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, दहेज की बलि चढ़ती हैं। या तो वो सुसाइड कर लेती हैं या फिर मार दी जाती हैं। आज हम जिस खास केस पर बात करने के लिए बैठे हुए हैं, वो है पुणे की वैष्णवी हगौड़ने वाले केस की। सबसे पहले बहुत शॉर्ट में चाहेंगे, दहेज आखिर क्या है? जी। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि दहेज जो हिंदुइज़्म में जो बोला जाता था जी, कि आप अपने बच्ची को एक इक्वल सम्मान दें। आपका जो घर में मेल चाइल्ड है, बेटा है, जी, उसके ही इक्वल बेटी है। ये जी, हमारे संस्कार थे और इन संस्कारों में ये लिखा था कि आप उसको इक्वल दर्जा देते हुए जब घर से विदा कर रहे हैं, तो उसकी सेफ्टी, जी, उसके रोज़ के सामान, उसकी पसंद की कुछ कपड़े, उसकी रोज़मर्रा की जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये माँ-बाप सोचते थे कि हम बेटी को उस तरीके से दें ताकि उसकी आगे की ज़िंदगी अच्छी और सफल हो। हमारे संस्कारों के हिसाब से बेटी जब जाती है घर से, जी, तो हिंदुस्तान में ऐसा बोला जाता है कि जो कि मुझे हमेशा दुःख होता है। मैं किसी के भी शादी में जाती हूँ, तो मुझे ये चीज़ का बहुत दुःख होता है कि अभी कन्यादान है या अभी बेटी जो है पर्याप्त धन है। जी, तो ये चीज़ मुझे हमेशा हर्ट करती है क्योंकि हम हमारी बेटियां या हम औरतें कोई धन नहीं है। जी, हम अपने आप में शक्ति हैं। बिल्कुल। जिस देवी को आप मानते हो, जिस भगवान को आप मानते हो, जिसके आगे शीश झुकाते हो, वो अपने आप में एक शक्ति है। वो अपने आप में एक माँ है। वैष्णवी भी माँ थी, बिल्कुल। वो भी बच्ची थी। तो जब एक माँ की ताकत होती है, उसको आप दान कैसे कर सकते हो? जहाँ एक बेटी की ताकत है, आप दान कैसे कर सकते हो? जी, या आप उसको डाउरी कैसे बोल सकते हो? या आप दहेज, आज जो फैशन बन गया है, वो बहुत ही गलत तरीके से बन गया है कि हाई एंड मैरिजेस में भी दहेज दिया जाता है। वो इल्लीगली या लीगली, बट आज आप सब कुछ वो कर रहे हो जो कि नहीं करना चाहिए। जी, बिल्कुल। पहले ये सोच रखते थे माँ-बाप की बेटी जहाँ भी वो ज़िंदगी भर रही है, जितना समय माँ-बाप के पास रही है, उसने जिन चीज़ों को इस्तेमाल किया है, जिस तरह से रही है, तो माँ-बाप चाहते थे कि उसे वो उसके विदा के समय उसको दे दें, ताकि वो नए घर में जाकर तुरंत तो उसे भी समय लगेगा वहाँ घुलने-मिलने में। ज़ाहिर-सी बात है कि नई जगह जाते हैं तो वो सीधे तौर पर अपनी चीज़ों की डिमांड नहीं कर सकती, तो माँ-बाप इसलिए देते थे कि बेटी को कहीं शुरुआत में दिक्कत ना हो। लेकिन ये धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते ये दहेज में कन्वर्ट हो गया। अब बेटी की खुशी के लिए आप दहेज नहीं देते हैं, आप दहेज देते हैं ससुराल वालों की खुशी के लिए। कहीं न कहीं अब ये ऐसा हो गया है कि ससुराल वाले आपसे माँगते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। उन्हें दोपहिया गाड़ी चाहिए, 4 पहिया गाड़ी चाहिए, उन्हें कैश चाहिए, उन्हें बेटी के नाम पर ज्वेलरी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डिमांड में आने लगी हैं और डिमांड में आने की वजह से ही शायद अब दहेज जो है वो एक भयानक रूप ले लिया है उसने। देश में पहले कहा जाता था कि अनपढ़, अशिक्षित लोग जो हैं वो इस तरह का काम करते हैं या उन घरों में बेटियों की मृत्यु होती है दहेज को लेके। लेकिन अब शिक्षित समाज में भी हम यही देख रहे हैं। जी, जहाँ हमारी शिक्षा चालू होती है, वहीं हम अपने आप को एडुकेटेड बोलते हैं। हमारी बच्चियाँ कॉलेज जाती हैं, हमारी बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, हम अच्छे से अच्छे स्कूल में डालते हैं, अच्छे से अच्छे कॉलेज में। हम सुना करते थे कि गाँव साइड या विलेजेस में ये सब होता है और हमने ये सुना था कि वहाँ विलेजेस पे पंचायत राज भी चलता है, वो डिसीजंस लेते हैं। जी, और हिंदुस्तान अब आगे बढ़ गया है, अब ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं आज भी माँ-बाप ये सोचते हैं कि अगर मैं गाड़ी दे दूँगा या मैं सोना दे दूँगा, शायद मेरी बेटी सुखी रहे। लेकिन हम उनके लिए सुख नहीं, दुःख का रास्ता ढूँढ रहे हैं। क्यों? आपकी बेटी को इतना काबिल बनाइए कि वो पढ़ लिख के अपने पैर पे सबसे पहले खड़ी रहे।
जिस दिन वो अपने पैर पे खड़ी रहेगी, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती। क्योंकि हम माँ-बाप का या हमारे समाज का यही एक उद्देश्य होना चाहिए कि बेटी अगर शिक्षित है, हम शिक्षित सिर्फ़ ये नहीं बोल रहे जो आप पैसे से खरीद सकते। जी। शिक्षित हम वो अच्छी एक ब्यूटिशियन है, अच्छी कारीगर है, अच्छे गाँव की भी महिला है, लेकिन वो इतना कमाना चाहिए कि उसको अपने पैर पे खड़ा रहना चाहिए। ये नंबर 1। आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बनना जी। चाहिए। आत्मनिर्भर बनने के बाद भी माँ-बाप को उसकी रिस्पेक्ट रखनी चाहिए कि मेरी बेटी किस काबिल है। क्या उसको इस दबाव के अंडर जो फैमिली शुरू में ही ये सब माँग रही है, जी। क्या हम उसको इस घर में शादी कराएँ? या लड़कियों की लव मैरिज भी होती है। लव मैरिज में भी ब्लैकमेलिंग होती है। तो लव मैरिज में भी लड़की को खुद को एनालाइज़ करना चाहिए कि लड़के का डिमांड क्या है? वो मेरे लिए मेरे ज़िंदगी में आ रहा है या मेरे एसेट्स के लिए मेरी ज़िंदगी में आ रहा है। तो अवेयरनेस कहीं न कहीं लैकिंग है। जहाँ अवेयरनेस लैकिंग होती है, वहीं ये सारे प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं। जी, बिल्कुल। हम वैष्णवी की बात कर रहे थे। वैष्णवी भी एक पढ़ी-लिखी आत्मनिर्भर लड़की थी। वो डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी, लेकिन शादी होने के बाद कुछ ही समय में आज वो कहाँ है, सभी देख रहे हैं हम और आप कि वो एक तरह से दहेज की बलि चढ़ गई है। इस पर पहले हम एक देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर लड़की जिसने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, वो 23 साल की उम्र में दहेज की बलि चढ़ा दी गई। ये कहानी सिर्फ वैष्णवी हगवणे की नहीं है, ये सवाल है उस समाज पर जो बेटी की लाश देखता है मगर दोषियों के रसूख से डर जाता है। पुणे की इस बहू की मौत को पहले आत्महत्या बताया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शरीर पर चोट के निशानों ने सच की परतें खोल दी। अब सामने आ रहा है कि एनसीपी के पूर्व नेता राजेंद्र हगवणे के बेटे शशांक ने लोहे की पाइप से अपनी पत्नी को पीटा और जब वो बेहोश हुई तो उसे फांसी पर लटकाया गया ताकि ये लगे कि उसने खुदकुशी की है। लेकिन वैष्णवी की मौत ने एक राजनीतिक परिवार की साजिशें उजागर कर दी हैं। पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें पूर्व नेता, उनका बेटा, बहू, बहू का पति और खुद शशांक शामिल है। पोस्टमार्टम गवाहियां, बरामद पाइप सब कुछ बताता है कि यह एक प्लान के तहत की गई हत्या थी। अब कोर्ट ने राजेंद्र और उसके बड़े बेटे को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस रसूखदार परिवार को सजा मिल पाएगी? क्या वैष्णवी को मिलेगा इंसाफ या फिर ये केस भी सिस्टम की फाइलों में दम तोड़ देगा? ये रिपोर्ट उसी सच्चाई की पड़ताल है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब देश देख रहा है और बेटियां जवाब मांग रही हैं। ये कहानी है 23 साल की वैष्णवी हगवणे की, एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर लड़की जिसकी ज़िंदगी पुणे में शादी के बाद अचानक थम गई। 16 मई 2025 को वैष्णवी अपने ससुराल में मृत पाई गई। पहले तो इसे आत्महत्या कहा गया, लेकिन जल्द ही इस मामले ने हत्या की शक्ल ले ली। वैष्णवी की मौत की जानकारी उसके मायके वालों को दी गई। जब वो पहुंचे तो देखा वैष्णवी का शरीर फांसी पर झूल रहा था, लेकिन शरीर पर चोटों के गहरे निशान थे। पिता अनिल कासपाटे ने तुरंत आरोप लगाया कि उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। मौत हत्या है, आत्महत्या नहीं। एफआईआर दर्ज हुई। आरोपियों में सबसे पहले नाम आया पति शशांक हगवणे का। उसके बाद भाभी और सास को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन असली भूचाल तब आया जब जांच की सुई एनसीपी के पूर्व नेता और शशांक के पिता राजेंद्र हगवणे तक पहुंची। राजेंद्र और बड़ा बेटा सुशील हगवणे फरार थे। पुलिस ने इन दोनों की तलाश तेज की। गिरफ्तारी से पहले खुलासा हुआ कि शशांक ने वैष्णवी को लोहे की पाइप से बेरहमी से पीटा था। वो पाइप पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस ने अब तक इस केस में 12 लोगों की गवाही दर्ज की है, जिनमें नौकर से लेकर पड़ोसियों तक ने गवाही दी कि वैष्णवी को लगातार प्रताड़ित किया जाता था। आईपीसी की धारा 118, 80, 115, 352 और 351 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। राजेंद्र और सुशील को आखिरकार शुक्रवार की रोज 23 मई को पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया। 24 मई को दोनों को शिवाजी नगर कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 28 मई तक
5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। अब तक गिरफ्तार आरोपियों में पति शशांक हगवणे, वैष्णवी की सास, वैष्णवी की भाभी, राजेंद्र हगवणे यानी कि वैष्णवी का ससुर जो एनसीपी के पूर्व नेता भी रह चुके हैं, साथ ही सुशील हगवणे ये वैष्णवी के जेठ हैं। वैष्णवी के पिता का दावा है कि शादी में उन्होंने 51 तोला सोना, महंगी कार और चांदी के बर्तन दिए थे। फिर भी ससुराल पक्ष ने 2 करोड़ रुपए की और मांग की। वकील ने कोर्ट में कहा है कि और भी आरोपियों की जांच बाकी है। फॉर्च्यूनर कार समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या वैष्णवी को न्याय मिलेगा? मुंबई से आवाज़ इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने देखा बिंदु जी की किस तरह से वैष्णवी खुद भी पढ़ी लिखी लड़की थी, आत्मनिर्भर थी, उसके अपने कुछ सपने थे, वो खुद भी डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन जिस तरह के हालात बने, कहा जा रहा है कि उसके हस्बैंड ने उसे पाइप से मारा पीटा, उसके शरीर पर इस तरह के निशान देखे गए कि जिसकी वजह से अब पुलिस को ये समझ में आ रहा है या फिर पोस्टमार्टम के बाद कुछ चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं कि ये सुसाइड केस नहीं था बल्कि हत्या वाला मामला है। ये तो और जांच होगी तब सही चीज़ें पता चलेंगी और आगे क्या मामला होगा। लेकिन जब बेटियां जाती हैं ससुराल में और कुछ ही समय में उनको कुछ चीज़ें समझ में आने लगती हैं या फिर उन्हें बोलकर उनको प्रताड़ित किया जाता है, टौंचना जिसे बोलते हैं वो दिया जाता है किसी भी चीज़ को लेकर, या फिर ससुराल की तरफ से और मांग की जाती है कि पैसे लाओ, गहने लाओ, या कोई उनकी अपनी ज़रूरत होती है, गाड़ी लाओ। तो जब ये सारी चीज़ें बेटी अपने घर जाके माता पिता से शेयर करती है, बताती है, क्या लगता है आपको उस समय पेरेंट्स को किस तरह के कदम उठाने चाहिए? जी, बहुत सही चीज़ पे आपने फ़ोकस किया है, क्योंकि जब भी आप बेटी की शादी करते हैं, तो आपको बेटी अपने पास थी उससे ज़्यादा अलर्ट पेरेंट रहना है। जी। हमारा एनजीओज़ का काम या हम जिस पार्टी से जुड़ते हैं, हम सबसे पहले यही पेरेंट्स को बताते हैं कि आप एक अलर्ट पेरेंट रहिए। अलर्ट पेरेंट मतलब ये नहीं कि मेरी बेटी कौन से कॉलेज जा रही है या मेरी बेटी के फ्रेंड्स, ठीक है, फ्रेंड्स कौन से हैं, वो ड्रग्स में है कि नहीं, वो ड्रिंक कर रही है कि नहीं, उसका आजू बाजू का सर्कल अच्छा। कई पेरेंट्स वहाँ तक सीमित रहते हैं और एक वो समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हुई, शादी हो गई, हमने उसको अपने ससुराल भेज दिया। तो पेरेंट्स को सबसे पहले, मेरा एज अ एनजीओ हमेशा ये अवेयरनेस कैंपेन्स रहे हैं और हम यही बोलते हैं, कई कई लोगों को हर्ट भी होता है कि शादी करने के पहले आप जो भी देते हो उसका एक रिकॉर्ड रखो। आप जी। पहली बात तो देना गलत है। जो आपकी बेटी के पसंद की चीज़ है आपने उसको दी तो किसी को दिखाओ मत, वो उसको चुपचाप से दो। जी। पर अगर आप कुछ दे रहे हो या आप उस फैमिली को जानते नहीं हो, मैट्रिमोनियल की मैरिजेस होती हैं कि अननोन लोगों से भी शादियां हो जाती हैं। बिल्कुल। कई कई रिश्ते ऐसे आते हैं जो कि नॉन सोर्सेस से आते हैं, पर वो बैकग्राउंड हम वेरीफाई नहीं कर सकते। आज इंगेजमेंट हो गई, 4 महीने के बाद शादी, चलो धूमधाम कर दिया, बहुत हाई फाई रिसेप्शन दे दिया, गेस्ट आए, अच्छी साड़ियाँ पहन के आए, गिफ्ट दे के गए। लेकिन उसके बाद पहली बार जब आपकी लड़की घर आती है, पहले तो आपको उसको पूछना है, आर यू मेडिकली राइट? बिल्कुल। लड़का तुम्हारे शरीर के साथ कुछ मिसबिहेवियर तो नहीं कर रहा है। मैरिटल रेप्स भी होते हैं जहाँ की हमारे पसंद के अगेंस्ट लड़का जाता है। कभी कभी शादी के बाद दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम आपकी लड़की घर आती है, हमारा ये अवेयरनेस कैंपेन हमेशा से हमने रखा है कि आप वो लड़की को डिटेल में पूछिए कि आपका वहाँ पे बर्ताव, उनका आपके साथ बर्ताव कैसा है। आपको कहीं पे भी लग रहा है कि बर्ताव गलत है तो आप रेड सिग्नल दे दो। कुछ महीने लड़की को अपने घर पे रखो, आप देखो कि ऑपोजिट साइड का क्या बिहेवियर है, जी। आप सुलझाने की कोशिश करो। नो डाउट पेरेंट्स सोचते हैं अरे नई नई शादी हुई है, हम लड़की को बिगाड़ेंगे नहीं, लेट हर फेस, जो भी उसको फेस करना है करने दो, वो मजबूत बनेगी अपने आप। हमने भी अपने ज़माने में शादियां की थी, हमारे ज़माने में भी हमने 40 साल सब्र किया था। नहीं, लेकिन आज टाइम बदल गया है। जी। आज टाइम इस तरीके से बदल गया है कि ज़रूरतें बदल गई हैं, लालच बढ़ गई है। उस ज़माने में ये हाई एंड कार्स, ये सब चीज़ें नहीं होती थी।
आज के ज़माने में आपको अट्रैक्ट करने वाली बहुत चीज़ें हैं। आज आप गाड़ी माँग रहे हो, कल ज्वेलरी माँग रहे हो, फिर ज़मीन माँग रहे हो, फिर हाई एंड बंगला माँग रहे हो। तो इस चीज़ का अगर माँ-बाप को थोड़ा भी नॉलेज होता है या उसके मिसबिहेवियर का नॉलेज होता है, और हमको तो ये भी मालूम पड़ा था कि वैष्णवी की जो सिस्टर इन लॉ है, उसने कुछ महीने पहले एक एफआईआर रजिस्टर किया था। जी। तो आपकी बच्ची को भी उसका नॉलेज अगर था, तो एज अ पेरेंट, मैं किसी के भी पेरेंट्स को, वो लोग अपने दुख में हैं, मैं हर पेरेंट को ये बोलूँगी कि आप अलर्ट रहो और शादी के टाइम बेटी को ये शिक्षा दो कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो 498 लॉ क्या है, मैरिज से रिलेटेड कौन से लॉज है, उसको मिसयूज़ मत करो बट यूज़ करो एट टाइम ऑफ इमरजेंसी। पुलिस की हेल्पलाइन क्या है, आपको अगर बहुत प्रॉब्लम आ गया, पेरेंट्स दूर हैं, तो आपको कहाँ, आपकी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सी है, कभी जी। कभी आपका फ़ोन छीन लिया गया तो आप किधर तक वॉक करके जा सकते हैं, जिस एरिया में हो आपकी पुलिस चौकी कितनी दूर है, वहाँ के सीनियर का नाम क्या है। तो आप अपने बेटी को जो भी ज़रूरतें देते हो ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये नॉलेज दो आप। जी, बिल्कुल। एट टाइम ऑफ इमरजेंसी व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना है। सीनियर के पास जाओगे, वहाँ महिला डेस्क होती है, वहाँ पे एप्लीकेशन दोगे, पेरेंट्स को फ़ोन करोगे, पेरेंट्स को हेल्पलाइंस यूज़ करनी है, पेरेंट्स को अच्छे लॉयर्स या अच्छे सोशल वर्कर्स या अच्छे सोशल काउंसलर्स के पास लेके जाना है। जी। कि ऐसे नहीं कि मेरे बच्ची इतना मेंटली अपसेट है, तो वेदर उसके बिहेवियर पैटर्न में प्रॉब्लम है कि एक्चुअली इन लॉज में कुछ चल रहा है जो कि वो सॉल्व नहीं कर पा रही है। छोटी बच्ची है 24 साल की, क्या सॉल्व कर पाएगी। जी, बिल्कुल। यहाँ पर परिवार की भी बात आती है। परिवार कभी भी शादियाँ होती हैं और ख़ास करके जबकि अरेंज मैरिज होती है तो दोनों परिवार आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं। तब पेरेंट्स को भी एक दूसरे को देखकर या जो बातचीत होती है उससे समझ जाना चाहिए कि सामने वाले की मेंटालिटी क्या है। उसके अनुसार उन्हें अपनी बेटी को पहले ही थोड़ा सजग कर देना चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जो आपने बात कही बिल्कुल सही है कि उसे अपने लॉ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल लड़कियां पढ़ रही हैं, एजुकेशन पा रही हैं, लेकिन उस एजुकेशन के साथ वो बाहर घूमती हैं, जगह-जगह जाती हैं, लेकिन जो चीज़ उन्हें समझनी चाहिए कि उनके अपने लॉ क्या हैं, उन वो कहाँ स्टैंड करती हैं, अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए, इस सब के लिए जागृति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि पहली शुरुआत जो है वो घर से ही होनी चाहिए कि पेरेंट्स को शुरू से ही, अगर बेटी है और बेटा है, दोनों को किस तरह की चीज़ों को समझाना चाहिए? बेटी है तो शुरुआत से ही जो कहना शुरू कर देते हैं बेटी पराया धन है, पराया धन है, तो कहीं न कहीं उसके एक सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज़ चलती रहती है कि हाँ, मैं बेटी ज़रूर हूँ लेकिन आने वाले दिनों में मुझे इस घर को छोड़कर जाना है। और जब घर छोड़कर जाना है तो ये कह दिया जाता है कि अब तुम जिस घर में गई हो वो तुम्हारा अपना घर है, यहाँ तुम एज ए गेस्ट आ सकती हो। तो इससे कहीं ना कहीं बेटियां भी कमज़ोर होने लगती हैं कि अब हमारा साथ देने वाला, खड़े होने वाला पीछे कोई नहीं है। जी, जो बात आपने बोली बहुत वैलिड है कि बेटी जब शादी करके जाती है तो सबसे बड़ा डर उसको जो लगता है कि सबसे बड़ा डर ये होता है कि मैं फिनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप से कैसे मांगूँ या हस्बैंड से कैसे मांगूँ। जी। हम जाते हैं, जो भी शादी पे खर्चे किए या जो भी हमने जेवरों पे खर्चे किए, वो सारे एक एसेट्स हैं। शादी के खर्चे तो फिजूल हैं। मेरे एज अ एनजीओ मुझे पूछोगे तो मेरे हिसाब से एक सिंपल वेडिंग जो है आइडियल रहती है। बिल्कुल। बाकी आपके हैसियत के हिसाब से जो भी आप खर्चा करते हो, लेकिन डे वन से जब वो सुबह अपने ससुराल में पहला दिन चालू करती है, वो इन लॉज से मांग नहीं सकती। उसको बिल्कुल। ये डर लगता है कि मैं तो अभी माँ बाप के लिए पराई हो गई, वहाँ पे मेरा भाई भी है, भाभी भी है, पूरी फैमिली है, मैं मांग लूंगी तो मेरे शायद ससुराल की एक छोटापन हो जाएगा कि मैं ऐसे घर में गई हूँ, शायद मेरे पास बेसिक बेयर नेसेसिटी के लिए पैसे नहीं है। डे टू डे खर्चों का एक बैंक अकाउंट माँ बाप को, जो उनकी बेटी ऑपरेट करे, वो एक हर एक बेटी को देना चाहिए। भले आप उसमें अपने हैसियत के हिसाब से 1000 रुपया डालो, 500 रुपया डालो या 2000 रुपया डालो, आपकी हैसियत के हिसाब से एक सेविंग उसमें डाल के रखो, जिधर फादर मदर और बेटी जो है वो अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं, नॉट ओनली द डॉटर। क्यों, कल को उसको प्रेशर आ जाएगा तो इन लॉज, हम मेरे पास ऐसे केसेस हैं जहाँ इन लॉज ने विड्रॉ भी कर लिया है, जहाँ पे जॉब वाली लड़कियां, उनकी भी सैलरी निकाल दी जाती है अंडर प्रेशर। तो एज अ पेरेंट आप कुछ साल वो सेफ्टी रखो दैट यू आर अ नॉमिनी और यू आर अ को एप्लीकेंट इन द
सेम अकाउंट। अगर जी। सेम अकाउंट आप ऑपरेट करते हो तो आपको इमीडिएटली पता चल जाता है कि आपकी बेटी के अकाउंट में से कितना निकला। यू कैन गिव अ कॉल कि बेटा आज इतना निकाला। प्रेशर तो नहीं है, किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं की। पहली बात तो बेटी के हर, जैसे आप नर्सरी के बच्चे को स्कूल भेजते हो ना, तो आप जी। पूछते हो ना टीचर से कि इसने पॉटी तो नहीं की, इसने पैम्पर खराब तो नहीं किया। वैसे आप अपनी बच्ची को, जिसको इतने साल पाला, अब एक पराए घर में भेज रहे हो, दूसरे घर में। तो आप हर एक मोमेंट पे वॉच रखिए, इंटरफियर नहीं करिए, लेकिन वॉच रखिए कि क्या वो सेफ है, क्या पैसे का प्रेशर है। एक तरह से कह सकते हैं कि जितना आप उसे अपने घर में सेफ फील करा रहे थे, जब वो दूसरे घर जा रही है तो थोड़ा और ज़्यादा उसके सेफ नज़दीक आपको कराओ। रहना पड़ेगा जी। ताकि वो सेफ रह सके। हाँ। यहाँ और पर आप एक जी, ओपन फ्रेंड रहिए, जी, उससे डिस्कस करिए। जी, बिल्कुल खुल के बोल सके वो अपनी तकलीफ़ों को या जो भी है, अपनी खुशी भी है, तो वो साझा कर सके। अ, आवाज़ चर्चा में हम दहेज पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर लेंगे एक छोटा-सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आवाज़ चर्चा में हम बात कर रहे हैं दहेज को लेकर और हमारे साथ गेस्ट हैं बिंदु भोसले जी। बिंदु जी, जैसे कि हम लगातार बात कर रहे थे कि किस तरह से जागृति की ज़रूरत है, बेटियों को भी अपने लॉ के बारे में कि उनके लिए क्या कानून बनाए गए हैं उस सब को जानना चाहिए। इस पर हम चर्चा को आपके साथ आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक हम रिपोर्ट देख लेते हैं, उसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह के चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं जिसके चलते बेटियां आज भी मौत के घाट उतरती हैं सिर्फ दहेज को लेकर। ये कोई सामान्य आंकड़े नहीं हैं, ये उस खून की कहानी है जो शादी के बाद दहेज के नाम पर बहाया गया। ये उन बहनों की आवाज़ है जो ससुराल में सिर्फ इसलिए मार दी गई क्योंकि उनके मायके की थैली में कम सोना था। पिछले 10 सालों में 75,000 से ज़्यादा बेटियां दहेज की बेदी पर चढ़ गई। कोई जलाकर मारी गई, कोई लटकती मिली और सिस्टम या तो आंकड़े गिनता रहा या कागजों में केस दर्ज करता रहा। सिर्फ अगर साल 2022 में ही बात करें तो 6,450 दहेज हत्या के मामले दर्ज हुए। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में। और ये सिर्फ हत्या की बात है, उस क्रूरता की नहीं जो हर दिन बहू के साथ घर की चारदीवारी में होता है। सवाल उस सोच का है जो बेटी को बोझ समझती है और दहेज को हक। वक्त है अब इस मानसिकता के खिलाफ आवाज उठाने का। आइए अब आपको दिखाते हैं दहेज से जुड़े वे खौफनाक आंकड़े जो देश को झकझोरते हैं। साल 2013 से लेकर 2022 तक भारत में कुल 75,572 केस हत्या के मामले दर्ज हुए। हर साल औसतन 7,500 बेटियां दहेज के नाम पर मौत के घाट उतारी गई। साल 2022 में सबसे अधिक केस उत्तर प्रदेश में 2,218, बिहार में 1,057 और मध्य प्रदेश में 518 मामले। हर दिन लगभग 17 महिलाएं सिर्फ इसलिए मार दी जाती हैं क्योंकि दहेज कम था। दहेज निषेध अधिनियम 1961 को लागू हुए 60 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन स्थिति जस की तस। साल 2022 में कुल 13,479 मामले दर्ज हुए। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 4,807, बिहार में 3,580 और कर्नाटक में 2,224 कागजों पर कानून है। अदालतों में केस हैं, लेकिन जमीनी बदलाव नहीं है। 498A और सजा की स्थिति। धारा 498A यानी पति या ससुराल पक्ष की क्रूरता, ये महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा दर्ज होने वाला अपराध है। साल 2022 में 1.4 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। साल 2016 में सजा की दर सिर्फ 12.1% थी और महानगरों में दहेज निषेध अधिनियम के मामलों में सजा की दर महज 1.6% यानी लगभग ना के बराबर। क्या इसी को न्याय कहते हैं? समाज और सिस्टम पर सवाल पिछले एक दशक में
दहेज हत्या में मामूली गिरावट जरूर दिखी, लेकिन क्या इतनी कि हम राहत की सांस ले सकें? समस्या सिर्फ कानून से नहीं सुलझेगी जब तक समाज की मानसिकता नहीं बदलेगी। हर बेटी को बराबर का अधिकार देने की शुरुआत घर से करनी होगी, क्योंकि दहेज सिर्फ एक लेन देन नहीं है, ये एक मानसिक अपराध है जो हर बेटी की जिंदगी छीन लेता है। तो देखा आपने इन आंकड़ों को कि किस तरह के आंकड़े हैं और क्या दर्शाते हैं कि आज भी हमारे देश में दहेज को लेकर क्या कुछ चल रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, अगर छोटे तौर पर जानें संक्षेप में, कि ऐसे कौन से खास लॉ हैं लड़कियों के लिए जिनका वो इस्तेमाल कर सकती हैं? देखिए, पुलिस स्टेशंस के जो लॉज हैं वो 498A, 498B, फिर डोमेस्टिक वायलेंस, जी। ये सारे जितने सेक्शंस हैं वो सेक्शंस के अंडर वो अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकती है। और मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि कुछ साल पहले हमारी पुलिस स्टेशंस में दक्षता कमिटीज़ हुआ करती थी। जी। तभी माननीय R.R. पाटिल जी होम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये चालू किया था हर पुलिस स्टेशन में। और वहाँ पे NGOs और सोशल वर्कर्स जो आजू बाजू की सारी चीज़ें जानते हैं, जो अवेयर एंड अलर्ट हैं, वो गाइड करते थे। अगर ऐसा जी। कोई केस आ जाए तो वो गाइड करते थे कि आपको क्या करना चाहिए। हेल्प डेस्क था। आज के तारीख में हेल्प डेस्क है, निर्भया स्क्वाड है, दक्षता कमिटीज़ बैकफुट पे गई हैं। हेल्प निर्भया कमिटीज़ जो हैं वो व्हाट्सएप पे हैं। पुलिस स्टेशंस में, हर पुलिस स्टेशन में मेरी हमेशा डिमांड रही है कि क्राइम अगेंस्ट सीनियर सिटीजन, चिल्ड्रन, वुमेन जी। एंड ट्रांसजेंडर्स, इनके लिए आप हेल्प डेस्क, जिसमें नॉन पुलिस सोशल वर्कर्स, जो कि पुलिस की वर्दी, कभी कभी लोग पुलिस के पास डायरेक्टली जाने के लिए डरते हैं। जी। हालांकि पुलिस कोऑपरेट करेगी, बट पुलिस के पास मल्टीपल केसेस रहते हैं। तो हेल्प डेस्क क्या करेगा कि महीने में 3 दिन 4 दिन उनका एक मीटिंग रहता था या हेल्प डेस्क होती थी। जी। दक्षता कमेटी को एक 8-10 औरतों को उधर हेल्प डेस्क पे अपॉइंट किया जाता था। फिर वो एप्लीकेशंस लेते थे और समझाते थे, चाहे लड़के हों, क्योंकि मिसयूज ऑफ लॉ भी है, मिसयूज ऑफ डाउरी भी है। बिल्कुल। तो वो लड़के या लड़की को एरिया में से बुलाते थे, पर्सनली उनके बिल्डिंग से सर्वे करते थे और उनको पता चलता था कि क्या एक्चुअल में उस फैमिली का रेपुटेशन है, क्या पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है, क्या कि ऐसे कुछ चल रहा है क्या। थोड़ा नेबर्स से इंक्वायरी निकालते थे, फिर जाके हम सीनियर को मिलते थे। सीनियर के बाद डीसीपी साहब हमारे साथ बैठते थे, एक रिपोर्ट ओवरव्यू लेते थे सारे इसमें। तो कैसे होता था कि उसको एनालाइज करना ईजी होता था जी, क्योंकि चीजें पता चल जाती पता थी चलती सारी। थी। आज ये पूरा ऑनलाइन, या तो लीगल जो आपका लॉयर लिख के देता है, लॉयर्स लिखेंगे, बिल्कुल। बट लीगली लॉयर्स वही लिखेंगे जो आप बताएंगे। कहीं कहीं हमको उतना नॉलेज नहीं रहता है। जब एक लड़की जाती है वो घबराई हुई रहती है कि मुझे एफआईआर करना है, आज का आज करना है। या कभी कभी लड़की बोलती नहीं बाबा, हमको पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना है। मेरे पास कितने पेरेंट्स आते हैं, आधी रात को हमको फ़ोन आता है, हम पुलिस एंड में ये होता है नहीं नहीं हमको पुलिस के चक्कर में, हम खुद समझा लेंगे। मैं किसी चीज़ को क्रिटिसाइज, हर एक फैमिली का अपना इश्यू रहता है। लेकिन हेल्प डेस्क से क्या होता है कि आप राइट एनालाइज, जिनके पेरेंट्स यहाँ नहीं रहते, सपोजिंग ऐसा केस हमारे पास आता है, तो क्या हम सोशल वर्कर्स, हम महिलाएं इतना काबिल नहीं हैं क्या? हमारी भी बच्चियाँ हैं, हम भी किसी की माँ है। बिल्कुल। हम भी चाहते हैं कि हर बच्ची हमारे आजू बाजू में सुखी रहे, खुश रहे। तो आप भरोसा कीजिए ना सोशल वर्कर्स पे, आप भरोसा कीजिए ना जो NGOs हैं, आप भरोसा, हम तो पुलिस के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड हैं, हम आपके आँख, नाक और कान हैं। बिल्कुल। आप कभी कभी नहीं पहुंच पाते हैं, आपके पास बर्डन ज़्यादा है, आपके पास वर्कलोड ज़्यादा है, आप जिम्मेदारी दीजिए ना। पहले भी तो दी थी ना हमें जिम्मेदारी। तो कम से कम एक लड़की, एक माँ की तरह मुझे आके, या किसी और NGO को आके, या किसी और औरत को आके अपना रोना तो रो सकती है। बिल्कुल। और वो क्योंकि वो शायद ये भी कि कॉन्फिडेंस आता है। आमने सामने जब बात होती है तो ज्यादा खुल के बात कम करने से में। कम हम उसको एडुकेट कर सकेंगे। कम से बिल्कुल। कम आज वो रात को तकलीफ में तो उसके माँ बाप को बुला सकेंगे। और पुलिस स्टेशन डायरेक्ट जाने से क्या होता है, तुम्हाला केस करायचा आहे की नाही करायचा आहे, तुम्हाला पाहिजे की नाही पाहिजे, तुम्हाला एकत्र राहायचं आहे की नाही राहायचं आहे, कोर्टात जा तुम्ही, डिवोर्स कोर्टात असतो, म्हणजे
एकदम सीधा-सीधा। सीधा सीधा। नो डाउट वो लोग भी बाद में काउंसिल करते हैं, सब करते हैं, लेकिन एक जो फियर है बच्चों के मन में, आम आदमी के मन में, वो हमको हटाना ज़रूरी है। फियर क्या है कि पुलिस के सामने, पुलिस स्टेशन में हम कैसे जाके बैठ गए, कहीं उल्टा ना पड़ जाए हमारे सर पे, बिल्कुल। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमको बहुत महंगा वकील ना करना पड़े जो कि हमारी कैपेसिटी नहीं है। क्या गवर्नमेंट का वकील मुझे साथ देगा, क्या मुझे डेट टाइम पे मिलेगी। आज बच्चियां जो काम पे जा रही हैं, मेरे पास केसेस आती हैं, बेचारी कोर्टों के धक्के खा खा के थक जाती हैं। क्यों? आज एक डेट मिली ना तो 3 महीने के बाद दूसरी डेट। तब जिस तरह तब से तक आपको वो टॉर्चर झेलना है। तब तक कितने पेरेंट्स के घर में रिवर्स फिर से एंट्री नहीं होती है कि नहीं नहीं बैठने दो उसको, जब सॉल्व हो जाएगा तब हम देखेंगे हमको क्या करना है। जी। और किधर उल्टा होता है कि नहीं नहीं हमारी बेटी को तो 2 करोड़ का फ्लैट चाहिए, हमको तो आज का आज तलाक चाहिए, इसको छुटकारा चाहिए। मतलब कहीं कहीं डिमांड भी है। बिल्कुल, तो यूज एंड मिस यूज ऑफ दोनों एवरी ही। सेक्शन है, बट अवेयरनेस इज अगेन वेरी नेसेसरी। अवेयरनेस से क्या बिल्कुल। होगा कि हर एक पुलिस स्टेशन जागरूक होगा, हर एक पुलिस स्टेशन में एक अपना महिलाओं का पावर होगा, और हर जी। एक पुलिस स्टेशन में एक, बोलते हैं ना कि हर चीज को एक मीडियम चाहिए। आज मैं भी लोगों तक पहुंच रही हूँ, आपके जरिए से पहुंच रही हूँ, बिल्कुल। तो शायद हम किसी ना किसी बच्ची को बचा सके। जी। आपका जो एनजीओ है महान शक्ति, लगभग 20 साल या उससे ज़्यादा कहें तो चल रहा है। आपके सामने कभी वैष्णवी की तरह का कोई केस आया है जिसमें आप लोगों ने पहल की हो और उसे बचाया हो? जी, हमारे सामने अक्सर केसेस आते हैं। मेरे पास कुछ 3-4 साल पहले वैष्णवी जैसा सिमिलर केस आया था। डीएन नगर पुलिस स्टेशन की बात है ये। जी। और डीएन नगर पुलिस स्टेशन में हमने एनसी कराई। उस टाइम पे बच्चा उसका 40 डेज का चाइल्ड था, जस्ट जी। डिलीवरी होके हुआ था, और इन लॉज थे वो राजगुरु नगर के थे। मैं नाम नहीं मेंशन करूँगी, वो जी। राइट नहीं है किसी का पर्सनल स्पेस में जी, बिल्कुल। ये करना। तो डीएन नगर पुलिस स्टेशन में हमारी यही बहस हुई कि माँ बाप को हमने रिक्वेस्ट किया, इनको आज आप घर नहीं भेजेंगे। ससुराल नहीं भेजेंगे। हाँ, क्योंकि जी। बच्चा हुआ था, लड़का हुआ था, डाउरी की डिमांड थी, और जी। आप इतना पैसा लेके आओगे तो ही डिलीवरी के बाद आप मैके से ससुराल। ठीक बिल्कुल जहाँ हम बैठे हैं उसके पीछे ही डीएन नगर पुलिस स्टेशन है। जी। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया फैमिली को, वो बोले नहीं नहीं अपने घर तो जाना ज़रूरी है। 48 डे की तो सेरेमनी होती है, वो सेरेमनी ससुराल में ही होती है, तो ससुराल जाना ज़रूरी है। ये लड़की नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे के इसमें गई, और 3 या 4 बजे उसको मार दिया गया, पिल्लों से दबा के मार दिया गया। फिर उसके बच्चे के कस्टडी के लिए भी हमको बहुत कोर्टों में धक्के खाने पड़े। और आज की तारीख में उनके फादर ने एक एनजीओ चालू किया है, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगी, और वो जी। गांव-गांव हर स्कूल में जा रहे हैं कि जो उनकी लड़की के साथ हुआ वो दूसरे बच्चों को ट्रेन करे कि उनके साथ ये फिर से नहीं हुए। ऐसे काफ़ी केसेस हुए हैं। मेरे पास पुलिस ऑफिसर्स की वाइफ हैं, उनके केसेस आए हैं जो कि हमने बहुत डिफ़िकल्टी से सॉल्व किए हैं। देखिए, इंडिया में शादी करना इजी है, शादी से निकलना बहुत डिफ़िकल्ट है। हमारे लॉज समझना, हमारे लॉज के लिए पेशेंस होना, कोर्ट में हाजिर होना, जी। और फिनेंशियल बैलेंस रखना। हर एक फैमिली के पास फिनेंशियल बैलेंस नहीं रहता है। हर एक लड़की अपना काम छोड़ के कोर्ट में नहीं खड़ी हो सकती है। एंड फियर्स जो हैं हमारे, वो सबसे बड़े हैं। जो सबसे बड़े फियर्स हैं, प्लस हमारे ऊपर जो टॉर्चर हुआ है। आज हमको मेडिकल कराने जाना पड़ता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लड़की तो वहीं डर जाती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, पीछे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी उसको चलो कोऑपरेट करते हैं, वो लोग अपनी लेवल पे करते हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स में कोऑपरेट करना उसका। जी। तो ये सब एक डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है, उसके लिए एक आसान प्रोसीजर नहीं है। बट ये प्रोसीजर जिस दिन आप शादी कर रहे हो, आप जान लीजिए कि आप शादी कर रहे हो, आपको ये प्रोसीजर के थ्रू जाना ही है। और मैं नहीं बोलती हूँ कि हर एक को जाना है, जिसको भी भगवान नहीं करे जाना पड़े, तो उसको ये सब अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हमारे टीचर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे गायनेक्स, आप उसको एक लिस्ट दे दो कि कुछ जी। मेडिकल इमरजेंसी है तो ये डॉक्टर को, लड़कियों को अक्सर मालूम ही नहीं होता है क्या। और सबसे बड़ा टीचर है कि आप गूगल पे थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, आप कंप्यूटर पे गूगल पे जाइए, केसेस के बारे में थोड़ा एक ब्रीफ ले लीजिए, क्या है काम करते करते आप वो कर सकते हैं।
काम करते बिल्कुल। करते उस पे लॉयर्स के नंबर्स हैं, सोशल वर्कर्स के नंबर्स हैं, आप कांटेक्ट खुद भी कर लीजिए। अगर आपको पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, कहीं ना कहीं से तो सपोर्ट आ जाएगा, कहीं ना कहीं से तो जान बच जाएगी। जैसे कि मैं वैष्णवी के केस में देखा मैंने कि उनकी सिस्टर इन लॉ ने बोला कि अगर मेरे से एक बार भी कन्फाइड किया होता तो शायद बच जाती, क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि वो पुलिस स्टेशन मूव हो चुकी थी यही फैमिली के अगेंस्ट। क्या इस तरह के जब केस होते हैं उसमें सामने वाला जो बेटी के परिवार का उसका मायका जो है वो कहीं ना कहीं उन सामने वाले ससुराल वालों के रुतबे से भी पीछे हटता है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब ससुराल पक्ष का कोई भी सदस्य या तो वकील हो, कानून से जुड़ा हुआ हो या फिर कोई राजनीति से जुड़ा हुआ हो, ऐसे केसेस में मायके वाले जो हैं, जो बेटी के पक्ष वाले हैं, वो पीछे हट जाते हैं। तो इसमें क्या कहेंगी आप कि इसमें सामने वाले के रुतबे को देखकर पीछे होना चाहिए या फिर अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए उन्हें आगे आना ही चाहिए? देखिए, अगर बेटी उनके घर में रह रही है तो और रुतबे से आप डरते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकल बिल्कुल। पोस्ट था, और पॉलिटिकल पोस्ट होने के बावजूद धमकियाँ आई रहेंगी, बोला रहेगा। तो जब आप एक पॉलिटिकली पोस्ट होल्डर के घर में लड़की देते हैं, आपको मालूम है उनका रुतबा है, उनका डायरेक्ट कनेक्ट्स हैं, तो कहीं जी। ना कहीं पेरेंट्स का डर वाजबी है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में कभी कभी सुनवाई नहीं होती है। कभी कभी पुलिस स्टेशंस में, मैं पुलिस को ब्लेम नहीं करती हूँ, लेकिन वो चीज़ों को इमीडिएटली उस लेवल पे लेके जाना, हम एनजीओज़ ने भी कभी कभी, मैं खुद भी एक पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, तो प्रेशर्स जो हैं वो कभी कभी लोकल प्रेशर्स आ जाते हैं, और कभी कभी लोकल एमएलएस के, कभी कभी लोकल एमपीज़ के, लोकल नेताओं के, लोकल जी। पोस्ट होल्डर्स के प्रेशर आते हैं। तो माँ बाप को ये एनालाइज करना, जब मैं एज अ फादर और मदर नहीं झेल पा रहा हूँ तो मेरी बच्ची कैसे झेलेगी। आपको जी। वे आउट निकालना है, आपको कैसे भी अपने जान पे खेल के भी अपने बच्चे को बचाना है। तो बच्चे को बचाना इस तरीके से है कि जब भी डिमांड आती है डाउरी की, आपको मालूम है आपकी सुनवाई नहीं है, आपको मालूम है कि उसके साथ गलत हरकत हो सकती है, सामने वाला लालची है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा सावधान होना चाहिए। सावधान होंगे तो आपके बेटी की मौत तो नहीं होएगी ना, कम से कम आप पे जिंदगी बच इतनी जाएगी। जिंदगी तो बचा सकते हैं आप उसकी, जी बिल्कुल। आप उसके आंसू तो पहुंच सकते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि ऐसे रिलेशनशिप को कोई भी लड़की तोड़ेगी तो ज़िंदगी भर रोएगी। वो इनफैक्ट आपको दुआएं देगी कि मुझे एक बैड मैरिज से एक गुड लाइफ में आप वापस लेके आए। जी बिल्कुल। बिंदु जी, अगर बात करें महान शक्ति जो कि आपका फाउंडेशन है, एनजीओ है, अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो वो उससे कैसे जुड़ सकता है? जी, मेरा जो नंबर है वो मेरा हेल्पलाइन नंबर है, जी। और हेल्पलाइन नंबर पे हमको जो कॉल करते हैं, जी। तो मेरे पास मेरा टीम है। महाराष्ट्र में कहीं पे भी कोई भी पुलिस स्टेशन में प्रॉब्लम है, हम डायरेक्ट एक्सेस करते हैं। जी। जो भी एप्लीकेशंस वगैरह बनानी है, हमारा एक लॉयर्स का हमने एक सेल बनाया है जो कि गाइडेंस देता है। जी। मैं खुद सोशल काउंसलर हूँ, पुलिस स्टेशन में खुद मूव होना पड़े, खुद जाना पड़े तो हम खुद पर्सनली जाते हैं। जी। हम वो एनजीओज़ नहीं हैं जो खड़े रह के चिल्लाते हैं, या हम अपने कलम में विश्वास करते हैं। जी। हम जो भी करते हैं लीगली और एडुकेटेड वे में करते हैं। जी। तो हमारे अच्छे लॉयर्स हैं जो गाइड करते हैं, कंसल्टिंग देते हैं, काउंसलिंग देते हैं, और वेदर एक्चुअल में वो फैमिली को तकलीफ़ है कि नहीं, और जाना पड़े तो हम पर्सनली पुलिस स्टेशंस, तो मेरा हेल्पलाइन नंबर जो है, मैं आपको वो हेल्पलाइन नंबर शेयर करूँगी। जी। वो नंबर पे कोई भी कॉल करेगा तो हमारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, हमारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बिंदु जी, आप स्टूडियो में आई और पूरी जानकारी दी। तो आवाज़ चर्चा में आज हमने बात की दहेज पर। ये सिर्फ वैष्णवी हगौने की बात नहीं थी, ये देश की उस हर लड़की की बात है जो शादी होकर एक दूसरे परिवार में जाती है, ससुराल में जाती है। किस तरह से उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किस तरह से वो वहाँ पर जीती है, और अगर परेशानियाँ हैं तो उसे अपने आसपास के लोगों से, अपने परिवार के साथ शेयर करें ताकि आपकी जान बचाई जा सके, ताकि आपको न्याय दिलाया जा सके। हर लड़की शिक्षित है आजकल, बहुत कम लोग हैं जो शायद अशिक्षित हों, लेकिन इसके बावजूद भी आपको अपने कानून को जानना चाहिए कि सरकार ने आपके लिए किन सुविधाओं के तहत आपको
ये अधिकार दिया है कि आप अपनी रक्षा कर सकती हैं। आप दहेज के खिलाफ या फिर ससुराल पक्ष के खिलाफ जो कि आपको प्रताड़ित कर रहा है, आप कानून की सहायता लेकर उस सब से बच सकती हैं। तो आप सिर्फ पढ़ाई करके मॉड न बने, बल्कि अपने कानून को भी पहचानें ताकि आप अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रख सकें। फिलहाल आवाज़ इंडिया में इतना ही। नमस्कार।